हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 के 20 कॉमन पीवाईक्यूज एंड देयर कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। व्हाई वी आर सेइंग 20 कॉमन कॉमन का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बार बार इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं और इसके अंडरलाइन कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से जो है अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर हमने उसके बारे में नहीं भी पढ़ा है, तब भी जो है हम उन क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो आपका एनटीए यूजीसी नेट का एक परफेक्ट पार्टनर हो सकता है आपका अनअकैडमी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, जिसमें आप थाउजेंड्स और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जिनके साथ अगर compete करके जो है आप अपनी एक पोजीशन ला सकते हो। अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ मिलते हैं और ये आपके लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो सकता है फॉर एनटीए यूजीसी नेट प्रिपरेशन, जिसमें आपको अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो आपको पर्सनल कोच भी मिलेंगे। पर्सनल कोच क्या करते हैं बच्चों, वो आपके वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिलते हैं। इसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और इनका जो है बैच है एक्सीलेंस बैच, वो शुरू हो चुका है, जिसमें आपको कंप्लीट एमसीक्यू एक्सीलेंस एमसीक्यूज बैच शुरू करा देंगे। ये 3 to 24 मंथ्स के लेते हैं, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, उनकी पीडीएफ्स मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी बाय टॉप एजुकेटर्स। तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और ये सब्सक्रिप्शन 1 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक होता है। तो इसके लिए आपको क्या कोड यूज करना है, साकरीन एनटीए, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और बच्चों जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ना, तो आप हमसे एक बार बात कर लेना, तो वी विल ट्राई टू हेल्प यू। और आपको इसके लिए क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और इसके साथ ही आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है कि पेपर 1 के अभ्यास सीरीज के लिए तलवीर सिंह जी ने 20 मार्च से जो है आपका अभ्यास सीरीज शुरू किया है और ये जो है आपका 12 बजे होता है। तो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन करिए। इसमें जो है आप पेपर 1 जो है अच्छे से आपका हो जाएगा। साथ ही साथ जो है हमारी फ्री कोर्सेज लॉन्च हो चुकी हैं और ये फ्री कोर्सेज में आपको जो है आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपको बताए जाएंगे, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और कल की जो हमारी क्लास शेड्यूल है वो 11 बजे आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा पेपर 1 का, तो मेक श्योर आप उसमें एनरोल हो जाइए। और 7:30 पे वी विल ट्राई अदर टाइम कि हम जो है 40 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करें, जैसे कि हमने पहले भी किए हैं। और उस ये जो आपके फ्री कोर्सेज है, तो अगर आप नए यूजर है तो आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है उसको क्लिक करना है और वहां से जो है आपको एनरोल हो जाना है। ये कोड आप यूज करोगे तो आप एनरोल हो जाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन 1 है। CSS स्टैंड्स फॉर अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कलेक्टिव स्टाइल शीट, कंपैरेटिव स्टाइल शीट, कंप्रेहेंसिव स्टाइल शीट। तो बच्चों आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद से आप अपना आंसर या तो कमेंट कर लेना या पेपर पे लिख देना और फिर देखना आप क्या कर रहे हो। तो इसका आंसर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो बच्चों देखो, अगर आप जो भी आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, तो इसमें आपके बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं। तो आपको सारे फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू लर्न ऑल द फुल फॉर्म। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे ना तो कर भी लोगे, और इसमें अगर गलत भी हो जाता है ना, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इससे बच भी सकते हो। अब ये देखो, MOOC स्टैंड्स फॉर, अभी आपका क्वेश्चन होगा कि अभी आपने बोला कि फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप खुद 2 फुल फॉर्म दे रही हैं और ये PYQ भी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब आपकी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम होती है ना, हायर एजुकेशन से रिलेटेड या फिर डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसके जो है आपको फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, उसके फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, उसमें उस स्कीम में रिलेटेड क्राइटेरियाज क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो है आपको सुविधाएं दी जाएंगी वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है ये गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके फुल फॉर्म, खास करके जो हायर एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब बच्चों ये क्वेश्चन आया था 2014 या फिर 15 में। अब इसी से देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, स्वयं प्रभा,
एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो कि आपके वहीं से ही आएंगे। स्वयं स्कीम भी आ जाएगी, स्वावलंबन, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स जो है ना जो आपकी इधर से ही आ जाएंगी। तो मेक श्योर जो है गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उनको आप जरूर से जरूर याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। तो ये इजी है आपके लिए, गूगल, क्रोम, याहू। तो आंसर क्या हो गया आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप बच्चों सारे तो याद नहीं कर सकते हो, तो आपको याद क्या करना है। अगर इसमें देखो, अगर आपको एक ऑप्शन पता है, वर्ल्ड ओजोन जो डे है वो आपका 16 सितंबर को होता है, तो सी का 1 किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर यहीं से निकल जाता है। बाकी सारे आंसर अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 7 अप्रैल को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हो जाएगा आपका 14 जुलाई को। वर्ल्ड एड्स डे हो जाएगा आपका 1 दिसंबर को। लेकिन आपको याद क्या करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि भारतीय हिंदी दिवस कब होता है, 14 सितंबर को होता है। वर्ल्ड फूड डे कब होता है, 16 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड हिंदी दिवस कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक ये 1 अक्टूबर को होता है, एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जो आपका वन डे फॉर फ्राइडे, ठीक है, वो फ्राइडे फॉर फ्यूचर, ये क्या होता है, उससे कौन रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की वजह से। यूनिटी डे सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है, तो क्यों सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस जी से भी रिलेटेड एक डे सेलिब्रेट करने जाने की बात की जा रही है। तो वो डेट कौन सा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ द ग्लोबल वाटर कंजम्पशन। एग्रीकल्चर, हाइड्रोपावर जनरेशन, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक, म्युनिसिपल यूज। तो इसका आंसर तो एग्रीकल्चर है बच्चों, लेकिन यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं आपके क्रोनोलॉजिकल वाले। तो आपको जो है अभी क्या करना है, आप क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में याद रखना है कि कौन से जो आपका ग्लोबल वाटर कंजम्पशन होता है जो, या फिर इंडियन वाटर कंजम्पशन होता है, वो किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस में, ये आपसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट सबमिट होते हैं, जैसे कि बाली सबमिट हुई, रियो डी जेनेरियो हुई, कोपेनगन सबमिट हुई, और ग्लोबल वार्मिंग जो है पेरिस क्लाइमेट हुआ। पेरिस क्लाइमेट से ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैसेस जो होती हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। बायोफ्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है, बायोचार, इंसरनेशन, कुछ टर्म्स होते हैं एनवायरनमेंट में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से 2-4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वो चीजें, ये इजी होते हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर एम्पावर्ड टू कॉन्फर और ग्रांट डिग्रीज अंडर द यूजीसी एक्ट 1956। तो बच्चों आपको यूजीसी एक्ट कब आया था, 1956 में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यूजीसी से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, एन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर होता है, इन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड बाय लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये नहीं होता है, एन इंस्टीट्यूशन विच इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या ये होता है, तो ये होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के क्या क्या टूल्स होते हैं, सोशल ऑडिट, सेपरेशन ऑफ पावर, सिटीजन चार्टर्स, या राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपका सारा ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। गुड गवर्नेंस क्या होता है, तो इससे आपका रीजन और असर्शन बेस्ड हो जाता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए गुड गवर्नेंस डायरेक्ट डेमोक्रेसी से होती है कि नहीं होती है। गुड गवर्नेंस के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आरटीआई किस तरीके से गुड गवर्नेंस में हेल्प कर पाती है। तो यहाँ से जो आपको गुड गवर्नेंस के बारे में, गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या होती है और उसके 4-5 लाइंस तो आपको पता होने चाहिए, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और एजुकेशनल प्लानिंग, एनसीईआरटी, यूजीसी, नैक, या एनयूपीए। तो इसका आंसर तो हो गया आपका एनयूपीए। लेकिन इन चारों बॉडीज के बारे में एटलीस्ट आपको 10 लाइन पता होनी चाहिए। अब ये 10 लाइंस कैसे पता होनी चाहिए कि सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑटोनॉमस है, स्टैट्यूटरी है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। सबसे पहले आपका ये, फिर इसके बेसिक फंक्शन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट जो है इसके इनिशिएटिव क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आपको 10-10 लाइन जो है सारी बॉडीज के बारे में पता होनी चाहिए, और ये सारी बॉडी से क्वेश्चन आते ही आते हैं और क्वेश्चन आगे भी आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स द प्रेसिडेंट हैज इन रिलेशन टू लोकसभा। लोकसभा से संबंधित राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर्स होती है? क्या वो सम्मन कर सकता है? हाँ कर सकता है। एडजर्नमेंट साइन डाइन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। दिस इज नॉट दिस। प्रोरोगेशन कर सकते हैं। डिसोल्यूशन कौन करते हैं? डिसोल्यूशन आपके प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं, ये करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये आपका आंसर हो गया बी 1, 2 एंड 3। Next question, the interval between two sessions of parliament must not exceed 3 months, 6 months, 4 months या 100 days। तो बच्चों देखो, अभी कोरोना वायरस जो आपको पेंडेमिक हुआ था, तो इसकी वजह से जो मिनिमम सिटिंग आवर्स है पार्लियामेंट की वो रिड्यूस हो गई थी। तो ये जो है आपका न्यूज में भी है। तो इस न्यूज से ये क्वेश्चन तो आपका 2012 या 13 में आया है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो इसमें आपका आंसर हो गया 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। तो आप लोग नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि गुड टीचर की क्वालिटी क्या होती है और किस तरीके से आप बच्चे को अच्छे तरीके से अपने लेक्चर में पार्टिसिपेट करा सकते हैं, या फिर किस तरीके से जो है आप बच्चों को एक पर्टिकुलर स्किल लेवल पर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हो गया इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? पर्टिकुलर टू जनरल, यानी आपने कुछ इश्यूज लिए और उसके बाद से आप जो है बच्चों को पार्टिसिपेशन के थ्रू आपने क्या किया, ये बताया कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और उसके बाद से बाद में आप जो है सारी इश्यूज को उनकी फाइंडिंग्स करते करते आप जो है कंक्लूजन पे पहुंचोगे। तो दैट इज इंडक्टिव। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू। अगर आप क्लास में जो है कोई प्रोजेक्टर लेके आते हो, बच्चों को कोई मूवी दिखाते हो या फिर कोई पिक्चर दिखाते हो, जैसे कि क्लास में हमारी टीचर्स हमें क्या करती थी, एप्पल की पिक्चर दिखाती थी। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें आपको एप्पल की पिक्चर दिखती थी जब हम लोग छोटे थे, ठीक है। तो वो क्यों दिखाया जाता था? ताकि हम रिकॉग्नाइज कर पाए। तो उससे क्या हो जाता था? क्या वो ग्लोरीफाई करने के लिए करते थे? नहीं। अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स? नहीं। क्लैरिफाई द कंसेप्ट? यस। तो कंसेप्ट जो है क्लैरिफाई हो उसके लिए करते थे। अगर डिसिप्लिन इंश्योर करना हो तो हमें पनिशमेंट देते थे, क्लास से बाहर निकाल देते थे, सॉरी फॉर द वॉइस, और या फिर हमें सही से बात करते थे, या फिर खुद ही जो है हमें मॉनिटर बना देते थे। तो इससे क्या होता था? इंश्योर डिसिप्लिन करते थे। तो ये इससे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वॉज स्टेटेड बाई मोहनदास करमचंद गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो। तो बच्चों इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था, लेकिन 2018 में आपका एक क्वेश्चन आया था कि कौन थिंकर है जो कि आपको बोलते हैं कि यदि आप शिक्षा अगर आपके पास है और उस शिक्षा के माध्यम से आप दूसरों की सर्विस कर रहे हो, तो ये जो है आप गॉड की सर्विस कर रहे हो। ये जो है किसने बोली थी ये लाइन? तो ये लाइन आपकी बोली थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो सेम जो है आपका क्वेश्चन हो गया, राइट। और ये हमने जो आपको इंडियन पॉलिटिकल थियरी में जब हमने आपको अरिहंत का क्रैश कोर्स कराया था, तो उसमें जो है आपका ये नहीं दिया हुआ था, लेकिन वो कोट हमने यूज किया था। और देखिए वो कोट जो है आपका यहाँ पर आ गया है। तो कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी एक महत्वता है, तो उसको जो है आपको ध्यान में रखना है। फिर द कोर एलिमेंट ऑफ डिजर्टेशन आर, डिजर्टेशन यानी शोध प्रबंध के मुख्य तत्व क्या होते हैं? तो बच्चों सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन इसमें है और इन दोनों में तो है ही नहीं, तो ये हट गया। उसके बाद से क्या होता है आपका लिटरेचर रिव्यू भी होता है। क्या इसमें लिटरेचर रिव्यू है? तो इसमें नहीं है, लेकिन आपको बेस्ट देखना है किसमें क्या है। तो इसमें सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, इंट्रोडक्शन में मिलेगा, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? तो बच्चों देखो सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2019 के पेपर में। तो ये सेम क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, इसमें पूछ दिया गया रिसर्च डिजाइन क्या है, उसकी आपको डेफिनेशन बतानी है। जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपको एक डेफिनेशन दी गई थी और उसमें बताना था कि किसकी डेफिनेशन है। तो अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा को हम रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें जो डेफिनेशन दी गई थी, आपको सारी डेफिनेशन क्या याद करनी है? नहीं, आपको सारी डेफिनेशन नहीं याद करनी है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती हैं कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है, सिंपोजियम क्या होता है, ऐसी कुछ चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। Next question, when academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topics or set of topics of educational nature, it is called। तो जब बहुत सारे academician या फिर कुछ academician आते हैं, वो अपने जो है पेपर को प्रेजेंट करते हैं, अपने लेक्चर को डिलीवर करते हैं बहुत सारे ऑडियंसेस को या ऑडियंसेस को, तो वो कौन सा मेथड होता है? तो ऑब्वियसली दैट इज सेमिनार।
मतलब इसमें देखो सेमिनार का आपको लेक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको समझ गए कि ये चीज होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। अगर लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर को आप एक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हो, लार्ज नंबर, तो यहीं से आपका आंसर निकल जाता है मास कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजों को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप इस चीज को खुद ही समझ के कर सकते हो। Next question, the term yellow journalism refers to sensational news about terrorism and violence, sensational news and exaggeration to attract readers, sensational news about arts and culture, sensational news print in yellow color। यानी अगर इस क्वेश्चन के जगह पे कोई सेंसेशनल न्यूज आपकी प्रिंट होती और ये येलो कलर का आपका पेज भी है, तो क्या ये आपकी येलो जर्नलिज्म हो जाती? नहीं। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर मार्क कर देंगे, बट ऐसा नहीं होगा। अगर कोई किसी भी न्यूज को जो है सेंसेशनल बना दिया जाए, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है ताकि जो है जो रीडर्स है या जो व्यूवर्स है वो अट्रैक्ट हो सके, तो उसको बोलते हैं आपका येलो जर्नलिज्म। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, डिजिटल एम्पावरमेंट। डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब बच्चों जो बेसिक डेफिनेशन होती है कि एम्पावरमेंट थ्रू, ओवरऑल एम्पावरमेंट थ्रू डिजिटल मीडिया। तो ओवरऑल एम्पावरमेंट में आपका क्या आता है? यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी आता है, यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल डिजिटल रिसोर्सेज आता है, कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एंटाइटलमेंट्स फॉर इंडिविजुअल थ्रू क्लाउड, तो ये भी आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? डी 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए वेन डायग्राम से, तो ये पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे बच्चों, अब जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नो बॉल इज बैट, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन आ जाएगा सम बॉल्स आर ब्लू, ठीक है, तो सम बॉल्स आर ब्लू, तो ये आपका ऐसे बन गया। तो ऐसे ही वेन डायग्राम तो सेम ही बनेगा ना आपके स्टेटमेंट से, तो ऐसे ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए जो ए आपका है ये है आपके ऑनेस्ट लोग, ये उनका रीजन है। बी हो गए आपके सिंसियर लोग, और जो सी है वो हो गए आपके पॉलिटिशियंस, और ये यू एक्स वाई ये इनके रीजन है, और ये जो है आपके एरिया है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको वो बताना है जो इसमें आपके ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हैं लेकिन वो सिंसियर नहीं है। तो आपको ऐसे एक गोले को चूज करना है, उस रीजन को चूज करना है जिसमें आपका ए और सी तो है लेकिन बी नहीं है। तो बी का गोला आपका किसको किसको टच कर रहा है? आर को टच कर रहा है, पी को टच कर रहा है, क्यू को टच कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है? दैट इज एस। लेकिन क्या एस वाले को यू यानी ए का और वाई का एरिया टच कर रहा है? तो यस ये कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाता है एस। सो थैंक यू बच्चों। आई थिंक आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम जो है आपके लिए ऐसी वीडियोस और लेके आ सकें। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप हमें यूजीसी नेट एंड चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच।